हेलो दोस्तों, तो मैं इसमें स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स फाउंडेशन चैनल पे। वन टॉपिक वन क्वेश्चन सीरीज को थोड़ा और आगे ले चलते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं आज कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ये है ग्रिफिथ्स का क्वेश्चन, ठीक, जिसको देख के बच्चे पागल हो जाते हैं कि ये क्या दे दिया है ठीक है ना। तो इसको आराम से डील करेंगे, एकदम बहुत ज़्यादा आराम से, ठीक है ना। इसको जब आप डील कर लोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार ये क्या क्या कर रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं 200 साइड दे दूंगा ना, 200, समझ पा रहे हो ना, 200 साइड यहाँ पे अगर दे दूंगा तब भी आप क्या कर लोगे, तुरंत ही, मतलब तुरंत निकाल लोगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहले हम लोग डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे निकलती हैं, फिर उसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन डील करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो पहली चीज़ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, ठीक है, बताओ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जल्दी जल्दी बोलो, चलो ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा क्योंकि भाई 12th में भी पढ़े हो आप लोग, ठीक। अब जो नहीं पढ़े वो सुने। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की ना एक प्रॉपर्टी होती है बस, ठीक। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि चार्ज अपना इफेक्ट, अपना इन्फ्लुएंस कहाँ तक दे रहा है, ठीक है। जैसे मैं एक चार्ज की बात करूं तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है 1/r² से वेरी करती है, ये तो आप जान ही रहे हो, ठीक है ना। अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे तो आप जान रहे होगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस चार्ज की 1/r² से वेरी करती है, ठीक है। और यही आर की स्क्वायर, जैसे मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है वो अपने नियर बाई अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा देगा कंपैरिजन टू अपने दूर वाले पॉइंट्स पे। बिल्कुल सही, ऐसा है ना, क्योंकि आर अब जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, ठीक, क्या हो जाएगा, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता हुआ चला जाएगा। और आर टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब देखो पहली चीज तो आर टेंस टू इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो हो जाती है, ठीक है ना, उस चार्ज की वजह से, ठीक। और चार्ज अगर वहां होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन उस चार्ज की वजह से एट द इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो हो जाती है। अब कुछ लोग कहते होंगे इन्फिनिटी क्या है, सोचते होंगे तो भैया इन्फिनिटी नाम की फिजिक्स में कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना। कई बार इन्फिनिटी और जीरो, फिजिक्स में इन्फिनिटी और जीरो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी है जो कि कंपैरिजन से बताई जाती है, ठीक है ना। जैसे एक चीज आपको बताता हूँ, कुछ लोग स्टार्स के बारे में, उनको एस्ट्रोफिजिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा, ठीक है, उनको भी बताऊंगा, उनके लिए एक एग्जांपल और एक नॉर्मल लाइफ है, ठीक है। तो जैसे स्टार्स में क्या होता है ना, कुछ एक व्हाइट डॉर्फ स्टार आप जानते ही होंगे, उसका इंटीरियर एक्सप्लेन करने के लिए कैसे वो बना, ठीक है, वहां पे हम लोग फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, वो भी T=0 केल्विन वाली, मतलब समझ रहे हो, T=0 केल्विन, जहां अभी हम लोग पहुंच भी नहीं पाए हैं। हम लोग काम करते हैं कि 10⁻⁻6 केल्विन, 10⁻⁸ केल्विन, यहाँ तक चलो ठीक है, लेकिन जीरो नहीं है वो, ठीक है ना, बहुत कम है। लेकिन अब सोचो उस केस में व्हाइट डॉर्फ स्टार है वो, ठीक है ना, उस केस में आप T=0 केल्विन यूज करते हो। क्यों यूज करते हो भाई, है ना, क्योंकि स्टार है, वहां तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पे कैसे यूज कर रहे हो भाई, T=0 केल्विन का जो पूरा स्टेटिस्टिक्स है कैसे यूज कर रहे हो भाई साहब, ठीक है। तो वहां पे होता है कंपेरिजन, क्या होता है, जो उसके सरफेस का टेम्परेचर होता है स्टार का और जो उसके कोर का टेम्परेचर होता है, उनमें मिलियन बिलियन टाइम्स का अंतर होता है, ठीक है ना। मतलब 10⁵ 10⁻7 टाइम्स का डिफरेंस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, मैं कोर की बात कर रहा हूँ, कोर मतलब एक स्टार का ये सरफेस है, उसका कोर मतलब बीच का जो हिस्सा है, उस केस में हम लोग कंपेयर करके ये कह सकते हैं कि जो हमारा सरफेस है वहां पे हम लोग फर्मी डिराक की स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू कोर, समझ पा रहे हो। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इन्फिनिटी और जीरो कोई क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, उसको हम ये नहीं डिफाइन कर सकते यार ये जीरो ये इन्फिनिटी, नहीं, ये हम नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है ना। इन्फिनिटी हम तब कह सकते हैं जब एक क्वांटिटी के कंपैरिजन में दूसरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है ना, तो हम कह देते हैं इन्फिनिटी है, ठीक है। या हम दूसरी ऐसा करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है तो इसको जीरो मान लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो जीरो और इन्फिनिटी फिजिक्स में भैया कोई उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिर्फ कंपेरेटिव क्वांटिटीज है, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है तो हम ठीक है, हम जीरो है, अगर वो बहुत ज़्यादा छोटी है तो हम इन्फिनिटी है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। जनरल लाइफ में अगर मैं ऐसा कहूँ, जैसे चींटी है, ठीक है, चींटी को अगर हिमालय तुम दिखा दो,
ठीक है, मान लो तुम चींटी हो, हाँ, या चींटी जैसे ऑब्जर्वर हो और देख रहे हो हिमालय, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार ये तो इनफाइनाइट कितना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है ना, चींटी के रिस्पेक्ट में हम भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, अब हिमालय कितना बड़ा होगा, समझ पा रहे हो ना, तो उसके रिस्पेक्ट में वो इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इन्फिनिटी और जीरो, अब आप समझ लीजिए कोई भी मतलब ऐसा डिफाइंड क्वांटिटीज नहीं है। तो जैसे जैसे यार आपको बढ़ता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करती रहती है, उसका इन्फ्लुएंस जो है, चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है वो डिक्रीज करता रहता है, और एट द इन्फिनिटी मतलब एट वेरी हाई डिस्टेंस, एट वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इन्फ्लुएंस है चार्ज के द्वारा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है ना, ठीक। तो कई बार जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं r टेंस टू इन्फिनिटी, r टेंस टू जीरो या r टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, r टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब आप समझ रहे हो ना, r टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी है नहीं, टेंस और इक्वल्स में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर है। ठीक है ना, जैसे तुम कहीं जाने के लिए मूव कर रहे हो, जैसे मैं ये कहूँ कि तुम स्कूल की तरफ टेंड कर रहे हो, ठीक है ना, अपने स्कूल की तरफ बढ़ रहे हो, और इक्वल्स टू स्कूल मतलब स्कूल में हो, अब बताओ दोनों में अंतर है कि नहीं, घर से तुम निकले ना तो टेंड करने लगे। ठीक है ना, ठीक। हाँ, ये अलग बात है कि अगर मैं तुम्हारे यहाँ जा रहा हूँ और मैं भोपाल से निकल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा टेंडिंग और तुम्हारा टेंडिंग अलग होगा। ठीक है, तो उस केस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे टेंडिंग और जैसे तुम अपने घर से निकले और तुम अपने स्कूल में हो, तो ये दोनों क्वांटिटी, ये दोनों अलग अलग सिनेरियो है, समझ पा रहे हो ना। तो टेंस टू इन्फिनिटी हम जब लिखते हैं तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू जीरो। ठीक है ना, क्योंकि जब इन्फिनिटी कोई चीज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो कर दोगे भैया। तो हाँ, उसका इफेक्ट रहता है, लेकिन इतना कम इफेक्ट रहता है कि हम उसको जीरो लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कि r टेंस टू इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो हो जाती है। ठीक है, फील आई, मजा आया, ठीक, चलो ठीक। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख देते हैं भैया डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले पॉइंट चार्ज के लिए लिखेंगे, फिर किसी भी डिस्क्रीट चार्ज के लिए आप लोग उसी तरीके से लिख सकते हो। तो क्या लिखते हैं हम लोग, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, और यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है Q जो कि टेंस टू जीरो है, मतलब चार्ज की वैल्यू वो टेंस टू जीरो है, समझ पा रहे हो। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो बड़ा वाला चार्ज है, जो बिगर चार्ज है, ये इस पे क्या लगाएगा, ये अपना इन्फ्लुएंस देगा, दे रहा भैया, इन्फ्लुएंस दिया ना। ठीक है, सॉरी इसको बड़ा कर दो क्योंकि आर के साथ छोटा होता जाता है। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंस अपना यहाँ पे कुछ देगा। ठीक, अब इन दोनों में अगर मैं फोर्स निकाल दूँ तो क्या होता है, फोर्स दोनों में, तो क्या हो जाएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अगर इन दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों में कितना लगेगा, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और इस पर फोर्स निकाल रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे हमें फोर्स निकाल रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसकी यूज करेंगे और चार्ज ये है। ठीक है, और चार्ज कितना, टेंस टू जीरो। अगर मैं ये कर लूँ तो इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन क्यू, दिस इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की एट अ डिस्टेंस r, क्योंकि q टेंस टू जीरो है तो हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट O है, इस डिस्टेंस पे O पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी q के द्वारा, वो हो जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट का जो पढ़ने का पैशन है ना वो इन्हीं सब चीज़ों से आता है, छोटी छोटी चीज़ों से। ठीक है ना, जब आप सोचोगे कि अच्छा यार ये होता है, अरे यार ये छोटी चीज़ है, अरे मजा आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से ना इंटरेस्ट बढ़ता है, तब हम पढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये सब इसीलिए बता रहा हूँ जिस तरह इंटरेस्ट बना सको इलेक्ट्रोस्टैट में। ठीक है ना, कुछ लोग कहेंगे यार सर EMT छोड़ के चले यार, यार क्यों छोड़ दोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, हर जगह यूज होनी है, समझ पा रहे हो। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स हर जगह हाई एनर्जी में भी यूज होती है। ठीक है, तो ये सब पढ़ो, ये सब क्लासिकल फील्ड थ्योरी है, अभी ये सब क्लासिकल चल रही है। जितनी चीजें EMT में तुम जैन में पढ़ते हो ना वो सब क्लासिकल है, अभी क्वांटम फील्ड थ्योरी बनी है। ठीक है ना, उसमें हम लोग डील करते हैं टेंसर अलजेब्रा पूरा, समझ पा रहे हो। तो ये क्लासिकल फील्ड थ्योरी, इसको नहीं समझेगा उसको कैसे समझ पाओगे। ठीक, आगे अगर जो रिसर्च के लिए परस्यू करना चाहता है, जो रिसर्च करना चाहता है वो क्या करेगा, अगर उसको ये सब नहीं आ रहा है क्या करोगे भैया आगे, दिक्कत तो ये भी है। हाँ, अगर ये है कि सिर्फ MSc मजाक के लिए करनी है देन इट्स फाइन, जितना पढ़ा लो ठीक है, हो गया।
ठीक है। तो ये सब चीजें पढ़ो, मजा आएगा। बुक पढ़ो ना, ग्रिफिथ की बुक उठाओ, देखो कितनी मतलब एक लाइन में वो सब कुछ लिख देता है, इतना मतलब मजेदार है। ठीक है, तो ये देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, ये हो गया ठीक। और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसकी डायरेक्शन देखो, इस पॉइंट पे देखना, तो इसकी डायरेक्शन होती है रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग इस पॉइंट पे देखेंगे और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे के क्यू, के बता रहा हूँ ये क्या होता है 1/4πε0, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि के क्या है, कांस्टेंट है या बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये 1/4πε0 है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड आर। ठीक है, तो ये आपका टोटल एक्सप्रेशन किसका, एक चार्ज के द्वारा अगर आपको पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो पॉइंट ओ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, बिल्कुल सही। ठीक है, ये हो गया ठीक। अगर हमारे पास सेट ऑफ चार्जेस हैं, कई चार्जेस हैं, तब हम क्या करेंगे, पहली चीज सेट ऑफ चार्जेस हैं तो उनको डील करने के लिए आपके पास एक चीज होनी चाहिए, क्या, रेफरेंस फ्रेम। ठीक है ना, जिसको आप कहते हो ऑरिजिन। ठीक है ना, ऑरिजिन को अगर आप थोड़ा और हाई स्टैंडर्ड फिजिसिस्ट भाषा में बोलो तो उसको कहते हैं भैया ना रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, कहाँ से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आपके पास वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होना चाहिए जहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी कैलकुलेट करोगे किसी भी पॉइंट पे। ठीक है ना, जैसे कि जैसे ये हमने डिफाइन किया, ये है एक्स और ये है वाई। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बनाया। ठीक, यहाँ पे सब कॉर्नर स्पेस के क्या रख दिए भैया, क्योंकि चार्ज रख दिए। ठीक है, और ये स्क्वायर है तो सबकी साइड आप ए मान सकते हो, बिल्कुल सही। ठीक है, और ऑरिजिन आपकी ये है, मतलब रेफरेंस फ्रेम आपका ये है, यहाँ से मेजरमेंट हो रहा है, जान लो। हर एक चीज जब लिखोगे ना तो यहीं से लिखोगे, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो ये है हमारा पहला सिनेरियो। ठीक, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे रेफरेंस फ्रेम जरूरी है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसका वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक रेफरेंस फ्रेम जरूर होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये देख लीजिए, देखिए ये हो गया। आप क्या करते हैं, एक मान लो ये सेम स्क्वायर हम क्या करें, ये ऑरिजिन की हमारी, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना, या इसका यहाँ पे फिगर बना देता हूँ ऐसा कुछ। देखो एक्स वाई सेम सिनारियो, आप यही हो, ऑरिजिन आपके ये ओ इसको बोल रहा हूँ। ठीक है ना, ऑरिजिन आप यहाँ पे हो। ठीक, अब हमारा स्क्वायर यहाँ पे है। ठीक है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें निकालनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी पी पॉइंट पे। ठीक है, इस केस में, और इस केस में भी आपको क्या करना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक, अब ये देखिए ये सब सारी डिस्टेंसेस ए है, और यहां से इस वाले चार्ज की भी डिस्टेंस ए है, समझ पा रहे हो। ठीक है, समझ पाए ना, बिल्कुल सही। ठीक, तो ये है हमारा सिनेरियो। ठीक, अब बताओ इस केस में पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस केस में जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या वो सेम होगी, क्या वो सेम होगी, नहीं भैया सेम नहीं होगी। क्यों, जब हम देख रहे थे किसी चार्ज से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते थे तो 1/r² से वेरी कर रहे थे, मतलब आर पे डिपेंड कर रही थी इस चार्ज से और पी पॉइंट की। पी हमारा क्या है, ऑब्जर्वेबल है, जहां पे हम ऑब्जर्वेशन अपनी कर रहे हैं। ठीक है ना, और हम ये मान रहे हैं कि हमारे ये चार्ज ओरिजिन पे है, तभी तो ये वाली डिस्टेंस आर लिख रहे हो। ठीक है, अभी हमारा जो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है ये है, ऑब्जर्व हम यहाँ से कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस बदल गई कि नहीं बदल गई, ये देखो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस है, यहाँ पे ये है। अब बताओ क्या होगा, तो डिफरेंस हुआ ना, बिल्कुल सही। तो आपको क्या चाहिए, कभी भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेशन है, सबसे पहला काम क्या करो, डिफाइन कर दो कि मैं इसको x मानूंगा, इसको y मानूंगा। ठीक है ना, अपने उसी हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन करो। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको x ही मानो, इसको y मानो, नहीं, इसको आप y मान लो, इसको x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। बस वो क्या करना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल फॉलो करना चाहिए। मतलब इस केस में x क्रॉस y करने पे हमें z मिल रहा है। ठीक है ना, अब अगर इसको x कर दूं, इसको y कर दूं, तो x क्रॉस y z नीचे चला जाएगा। तो मतलब अगर हम z डायरेक्शन इस पे लिखें और इसको x ले रहे हैं, इसको y ले रहे हैं, तो z डायरेक्शन ऊपर है, इसको y लो, इसको x लो, z डायरेक्शन नीचे है। बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, रेफरेंस फ्रेम क्यों जरूरी है ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है ना, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम आपको भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ऑरिजिन कहते हो अपने।
मतलब छोटे लेवल पे बीएससी वगैरह में। ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे स्पेशल थ्योरी आप रिलेटिविटी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि ठीक है ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर हम बदल दें तब क्या होगा, या जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जर्वर जहाँ उसको बदल दिया तब क्या होगा। ठीक है, तो ये आप समझे। ठीक है, तो अगर डिस्क्रीट चार्ज है तो उसके लिए अगर हमें लिखना है तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P। ठीक है, सेट ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट्स है या सेट ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस है, उसकी वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी K समेशन I Q I डिवाइडेड बाई R I J। ठीक है ना, और समेशन I J और R गए। ठीक है ना, ये समेशन Q I आप लिख लो और यहाँ पे R इसको R स्क्वायर R कैप कर लो। ठीक है, क्यू आई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हर एक चार्जेस से और डिस्टेंस यहाँ पे आर आई भी आप लिख सकते हो और यहाँ पे आर आई भी कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस जैसे पहला चार्ज था उसके लिए डिस्टेंस कुछ और होगी, दूसरा चार्ज है उसके लिए डिस्टेंस कुछ और होगी, तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू सेट ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने वेक्टर लगाया आर कैप। ठीक है, क्योंकि हम लोग वेक्टर क्वांटिटी लिख रहे हैं यहाँ पे आर कैप की जरूरत हमेशा पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि एक होमवर्क ले लो इसी पे। ठीक है, वो तो बताऊंगा, एक होमवर्क लो जल्दी। तो ये भैया हो गया वाई और ये हो गया एक्स, जो मैंने बताया था आपको, जो भी वो नहीं दिया था सिनेरियो, वही एकदम सेम क्वेश्चन। क्यों यहाँ पे रख लो, क्यों यहाँ एंड क्यों यहाँ। ठीक है, और ये पॉइंट पी है, मुझे वेक्टर क्वांटिटी में चाहिए पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और सब पी है ए और ए, पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिए। ठीक है, सॉरी इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, सॉरी इसको माइनस करो, क्योंकि सब प्लस 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 दे देता तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इधर, और कहानी खत्म हो जाती। ठीक है ना, मतलब जीरो हो जाता वहाँ पे। ठीक, ये हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इन्हीं चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे, ठीक है ना, ये पॉइंट मैं मान रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक भी ए है। ठीक है, इस पॉइंट पे इसको मैं नाम दे रहा हूँ x, 0, यहाँ पे भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसको नाम दे दो z या z। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सभी चार्जेस की वजह से, और क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे b और z, जो हमारी कोचिंग में है वो तो भैया जरूर लगाएंगे, इसको करके मुझे भेजना है आपको। ठीक है ना, मेरा नंबर है, अगर नहीं है तो ग्रुप में है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो हम यहाँ पे आपको ये भेजना पड़ेगा। ठीक है ना, और जो इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं वो यूट्यूब पे भी नीचे कमेंट कर सकते हैं मेरा सोल्यूशन ये आया है, बिल्कुल सही। तो आप ये करेंगे ना तो इसकी फील आएगी। ठीक है, और ये भी फील आएगी कैसे रेफरेंस फ्रेम अगर चेंज कर दें या ऑब्जर्वेशनल पॉइंट चेंज कर दें तो हमारा कैसा डिफरेंस आता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में। ठीक है ना, तो ये समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्क्रीट चार्जेस से भी बता रहा हूँ, अभी कंटिन्यूस की बात नहीं की हूँ, कंटिन्यूस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब ये देख लेते हैं हम लोग क्या ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ग्रिफिथ का ये क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से दूसरे तीसरे पेज पे ही है ये। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट शुरू होती है सब ग्रिफिथ तो उठा लेते हैं बहुत, मतलब चौड़ से कि अरे यार अब सीधा ग्रिफिथ ही पढ़ेंगे, अब एच सी वर्मा हो गया। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। जिसको पहले इलेक्ट्रोस्टैट सीखनी है ना तो वो पहले सिंपल एच सी वर्मा की जो बुक है सेकेंड पार्ट वॉल्यूम 2, वहाँ से आप इलेक्ट्रोस्टैट इलेक्ट्रिक फील्ड को उसमें अलग चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अलग है, उसको सब देखो ना, उसको एक बार पढ़ो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि एकदम गर्दा ही कर दो, हर एक क्वेश्चन लगा रहे हो, नहीं, मतलब ये कर लो कि हाँ मुझे फील आ गई, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया छोटे लेवल पे, 12th लेवल पे समझ में आ गया। अब मैं आगे ग्रिफिथ वगैरह पढ़ सकता हूँ जो कि नेक्स्ट लेवल है उसका। सीधे ग्रिफिथ आओगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे और गिर पड़ोगे धड़ाक से, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन रेगुलर पॉलीगन है एक बार। रेगुलर पॉलीगन का मतलब यही होता है कि आपका जो पॉलीगन का साइड है, ठीक है ना, पॉलीगन का जो हिंदी मीनिंग होता है ना, वो होता है बहुभुज, मतलब ऐसा शेप जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं और वो बंद है। ठीक है ना, तो एक पॉलीगन है रेगुलर, रेगुलर का मतलब कहीं भी रेगुलर आ जाए, ठीक है, तो उसका मतलब है कि हर एक साइड उस पॉलीगन की, उस बहुभुज की हर एक साइड क्या है, सेम है। ठीक है, हैज 13 साइड्स, 13 साइड्स है उसकी। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 नहीं, सीधा 13 है, गड़बड़ा गया मामला।
ईच इक्वल टू ए, ठीक है ना, हर एक साइड जो है वो ए है। मैं इस फिगर को इसको बनाऊंगा भी नहीं, पहली चीज इसको सुन लो, ठीक है। मैं सिर्फ बोल के इसका आंसर दूंगा, आपको अगर बनाना है 13 साइड का रेगुलर पॉलीगन तो बना लो, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद मैं जो होमवर्क दूंगा वहां पे यहाँ पे 200 साइड होगी, फिर बनाते रहना, ठीक है। इफ 12 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस, मतलब कि इसके रेगुलर पॉलीगन के जो वर्टिसेस है, मतलब दो साइड जहाँ पे मैच कर रही हैं ये वर्टिसेस होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, हमारा चार्ज रखा है, कितना कितना चार्ज रखा है, इफ 12 चार्जेस, मतलब 12 वर्टिसेस पे हमारे 12 चार्जेस है, ठीक, बिल्कुल सही। अब आप देखिए 13 साइड है, मतलब 13 वर्टिसेस होंगे, ठीक है ना। जैसे आप स्क्वायर बनाते हो तो कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है, ठीक, और उसमें कितने वर्टिसेस होते हैं, 4, तो 13 साइड है, मतलब 13 वर्टिसेस, लेकिन हमारे पास चार्ज कितने हैं, 12, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, देन व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ पॉलीगन, सेंटर पॉलीगन के सेंटर में क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बताओ, गड़बड़ा गया मामला ना, सही है ना। क्योंकि देखो जैसे अगर मैं पॉलीगन देता, सॉरी स्क्वायर का, पहले स्क्वायर का केस समझ लेते हैं ना, स्क्वायर का जैसे केस समझोगे ना, ये अपने आप ही आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। और 12 चार्जेस इक्वल चार्जेस, और सबकी वैल्यू मान लो कि है क्यू, मान लो, ठीक है ना, क्यू, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसका एकदम सिंपल केस हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं, क्या है कि ये मेरे पास एक रेगुलर स्क्वायर है, ठीक, ये मैं कह रहा हूँ, पॉलीगन हमारा क्या है, स्क्वायर है, पॉलीगन का मतलब बहुभुज, स्क्वायर में लेंगे मतलब चार भुज, मतलब चतुर्भुज, या इसको आप ऐसे कह सकते हो कि ये स्क्वायर है, ठीक है ना। तो सबकी साइड ए है क्योंकि रेगुलर कह रहे हैं, और सब साइड पे हमारे अगर चार्ज क्यू है, तो अगर मैं सेंटर ऑफ दिस पॉलीगन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा, ठीक है, ऐसा आप यहीं पे ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पे बताया नहीं है तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है तो आप देखोगे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, नहीं, तो मतलब कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इन चार चार्जेस की वजह से इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है कि नहीं है। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि भैया यहाँ पे एक चार्ज नहीं है, या इसको हटा देते हैं, सॉरी, चलो, ठीक है ना। सेम केस इसी का बना रहा हूँ, जैसे 13 साइड्स थी, 13 वर्टिसेस थे, 12 चार्जेस थे, यहाँ पे 4 साइड है, ठीक है, और कितने वर्टिसेस है हमारे पास, 4, ठीक, 3 पे हमने रखा, 1 पे नहीं रखा, ठीक है, बिल्कुल सही। अब इस केस में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करना है आपको, जो आमने सामने के चार्जेस है, आमने सामने की जो चार्जेस हैं, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, सेंटर पे हो जाएगी 0, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। मतलब कि जो आमने सामने की चार्ज, इस केस के सामने 0 हो गया, ठीक। अब अकेला बचा है ये वाला चार्ज, बचा है कि नहीं, ये वाला चार्ज बचा है। अगर ये वाला अकेला चार्ज हमारा बेचारा बचा है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूं तो इस डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। और मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू, और ये वाली डिस्टेंस सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस अगर मैं मान लो a/√2 है, ठीक है ना, मानने के लिए कह रहा हूँ, मतलब ये कोई कमेंट मत कर देना कि सर a/√2 नहीं होता, ठीक है, a/√2 मैं मान रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, के क्यू डिवाइडेड बाई a/√2 का होल स्क्वायर, ये लिखूंगा ना सेंटर में, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में है, इसको अगर मैं डायरेक्शन दे दूं तो आप दे भी सकते हो यार, इसको आर कैप में दे सकता हूँ, ठीक है ना, मैं सिर्फ कह रहा हूँ। और आई कैप और जे कैप में देना है तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ले लो, तो मतलब a/2 आई कैप प्लस a/2 जे कैप डिवाइडेड बाई √ऑफ a²/4, मतलब 2a²/4 और a²/2, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a/√2, ठीक है। तो ये आर कैप होगा, ठीक, ये डायरेक्शन में, बिल्कुल सही। तो इस वाले चार्ज की वजह से जो, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा एक स्क्वायर था, ठीक, जिसमें 3 साइड्स पे चार्ज था, 3 साइड्स पे हमारे चार्ज है, या सॉरी 3 वर्टिसेस पे हमारे चार्ज है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो हमने क्या किया ना, एक ही चार्ज की वजह से जो
वर्टिसेस खाली था, जो वर्टिस हमारे यहाँ पे जो वर्टेक्स खाली था उसकी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से मिला। बिल्कुल सही, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं, ये सीधा सिनारियो ये भी दिखाता है, ठीक है। ये क्या दिखाता है, अगर हम लोग इसको ऐसे भी करते, देखो जैसे स्क्वायर लिया, यहाँ पे क्यू रखा, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू, सिंपल एक केस है, ठीक। यहाँ पे क्या रखते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों है मान लो, ठीक है ना। तो प्लस की वजह से कैंसिल हो गया, ठीक है, इसकी वजह से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बची है सिर्फ इसकी वजह से, ठीक है ना, माइनस क्यू की वजह से, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, और उसकी वैल्यू जो है वो यही आएगी। सही है ना, सेम सिनारियो है ना। ये कंसीडर करने के लिए कह रहा हूँ, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज जीरो हुआ कि नहीं हुआ, यही तो हमें करना है ना। यहाँ पे चार्ज जीरो, क्यू का जीरो है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, तो वही तो मैंने किया है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दो इंडिविजुअल चार्ज दिया और ऐसे एक के ऊपर एक रख के यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। अब देखो एकदम सिंपल सेम केस यहाँ पे भी है। अगर मैं 13 वर्टिसेस पे 13 वर्टिसेस पे अगर हम लोग 13 चार्जेस रख देते और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते तो होती जीरो, ठीक है। हमने क्या किया, एक वर्टेक्स छोड़ दिया, 12 पे रख दिया, ठीक है। अब 13 पे क्या करो, अब प्लस माइनस दोनों रख दो, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है ना। अब देखो प्लस क्यू का एक अपना अलग से बना लो और माइनस क्यू का आप क्या करो, एक ऐसे बनाओ, और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। अब इसमें सबसे जो कठिन केस होगा, जो सबसे मुश्किल चीज होगी इसमें, ठीक, वो सिर्फ एक होगी कि उस चार्ज की जो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर 12 चार्ज, देखो 12 चार्जेस क्या है, प्लस क्यू के हैं, रखे गए हैं, तब हमें यहाँ माइनस क्यू कंसीडर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे माइनस क्यू रखे गए हैं तब यहाँ पे प्लस क्यू कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अल्टरनेटिव चार्ज रखें, जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे रखे हुए हैं, उस केस में आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उस केस में आपको 13 साइड वाला पॉलीगन दिया भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 12 चार्जेस हैं, ठीक है, प्लस क्यू के, तो आपको 13 चार्जेस का पूरा एक सिनेरियो बनाना है, तो इसमें प्लस चार्ज आपको रख देना है, जो आपको बचा वर्टेक्स है वहाँ पे भी, ठीक, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेंटर पे जीरो कर देनी है। अगला एक डायग्राम बनाना है जहाँ पे जो वर्टेक्स जहाँ पे प्लस क्यू रखा था वहाँ पे माइनस क्यू रखना है, और सारे चार्जेस हट गए हैं अब आपके, उस माइनस क्यू की वजह से सेंटर पे आपको क्या निकाल देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये रिड्यूस हो जाएगा किस में, कि एक मेरे पास 13 साइड का पॉलीगन है, ठीक है ना, जैसे ऐसे यार इसी में ऐसे मोड़ के बना देना तुम लोग, ठीक है ना, पता नहीं, मतलब 13 साइड कर लेना, और उसके सेंटर पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और एक पॉइंट पे चार्ज है, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस जो है ये निकालने में आपका सबसे ज़्यादा मेहनत लगने वाला है, ठीक है। और इसका एक जनरल फार्मूला भी होता है, ठीक है, और वो जनरल फार्मूला मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस भी करूँगा, ठीक है ना। कि अगर कोई चार्ज दिया है और रेगुलर पॉलीगन दिया कोई n साइड का, ठीक है ना, n साइड है, ठीक, तो उस केस में अगर ये डिस्टेंस निकालनी है, पहली बात तो ये डिस्टेंस जरूरी होती है, जैसे मान लो कि एक तो वर्टेक्स की वजह से, ठीक है ना, और एक जरूरी होती है कि सेंटर से, साइड के सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना। तो दो डिस्टेंस जरूरी होती है, तो उस केस में दो जनरल फार्मूले हैं, ठीक है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक, हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये हम जानेंगे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसे हमारे लिए जरूरी है, इलेक्ट्रोस्टैट में भी जरूरी है और मैग्नेटोस्टैट में, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो एक ग्रिफिथ का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से डरना नहीं है, सिर्फ आपको ईमानदारी से इसका जो छोटा वर्जन है उसको समझ लेना है और फिर बड़े वर्जन पे आना है, ठीक है ना। और बड़ा वर्जन हमारा रेडियस हो जाएगा इस केस में, और यहाँ पे माइनस की चार्ज होगा, प्लस की नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, कैसे हमारा रेफरेंस पॉइंट वगैरह जरूरी है ये भी आपको समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से समझ में आया, इलेक्ट्रोस्टैट की थोड़ी फील आई, ठीक है, ये मैं मान सकता हूँ ना, बिल्कुल मान सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये था हमारा वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन सीरीज का अगला पार्ट, ठीक। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में, जिससे हम लोग कुछ ना कुछ जरूर डिस्कस करेंगे।